हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड बायोलॉजी बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी के इस सीरीज में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को। और आज हम इसका लास्ट वीडियो देखेंगे, यानी इसमें जो है हम काफ़ी चीज़ें जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आगे की वीडियोस देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए जो है कनेक्टेड वे में जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे आप जो है पढ़ते भी रहिए। और हाँ, नोट्स अपना जो है बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स जो होता है उसको हम मल्टीपल बार जो है रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बार बार देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो नोट्स जो है ज़रूर आप बनाना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियोज हैं, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये आपको हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। चाहे आप कोई सा भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम देना, एनवीएस केवीएस DSSB MRS कोई सा भी, हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके बाद जब ये सीरीज कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं आपको सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगी, तो वहां पे आप देखना कि किस तरह के क्वेश्चन मतलब बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एड्स क्या है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड्स के बारे में प्लस ड्रग्स के बारे में, यानी ड्रग्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स, टाइप्स, ये सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एड्स। तो एड्स है क्या? तो सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन अब बहुत कम चांस है ऐसे क्वेश्चन बनने के। अब तो मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए एड्स क्या है? एक्वायर्ड मीन्स क्या, यानी जब हम कोई चीज को गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, यानी एक्वायर करते हैं। एक्वायर्ड में भी कैसा होता है? कम्युनिकेबल। हमने आपको बताया था जो एड्स होता है वो कम्युनिकेबल होता है। तो इस बात को जो है आप मत भूलना, याद रखना। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी डिफिशियंसी मीन्स क्या होता है? कमी। इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम की कमी मीन्स, तो इम्यून सिस्टम का यानी वीक हो जाना। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंड्रोम मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स और ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, यानी जब हमारे शरीर में हमारा जो इम्यून सिस्टम है जब वो वीक हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे शरीर में बहुत सारे डिसऑर्डर दिखने लगेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं सिंड्रोम क्या है? ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। तो यहाँ पे क्या हो गया? एड्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और इनका मीनिंग क्या हो गया ये भी हमने आपको बता दिया। तो सिंड्रोम क्या है? ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, और यहाँ पे इम्यूनोडिफिशियंसी यानी डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो जो एड्स है सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था? तो ये देखा गया था, मतलब जो एड्स है वो सबसे पहले 1981 में देखा गया था। और हाँ, पिछले 25 सालों में यहाँ पे कितने लोगों की डेथ हुई थी? 25 मिलियन पर्सन, यानी 25 सालों में 25 मिलियन लोग यहाँ पे मरे थे। किस चीज़ से? एड्स से। तो देखिए ये मतलब एक स्टेज पे कितना खतरनाक था। उसके बाद यहाँ पे मतलब अलग अलग साइंटिस्टों ने यहाँ पे बताया कि ये मतलब कैंसर है, ये है, वो है। मतलब लोगों ने अपने अपने अजम्पशन लगाए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये कोई मतलब एक ऐसी डिजीज है जिसको हम एड्स बोलते हैं। तो उस समय ये नहीं पता था कि ये एड्स है, लेकिन बाद में इसके बारे में स्टडी किया गया और ये पाया गया कि हाँ मतलब इसको हम एड्स बोलते हैं। तो याद रखना ये एनसीईआरटी का डाटा है कि मतलब सबसे पहले ये 1981 में रिपोर्ट किया गया था, और उस समय से 25 सालों में 25 मिलियन लोग मरे थे इससे, एड्स से। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखते हैं एड्स होता कैसे है। तो हमने आपको बताया एड्स जो है वो वायरल डिजीज है, और ये किस वायरस से होता है? HIV वायरस, यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से। तो अब यहाँ पे देखिए जो HIV है वो क्या कॉज करता है? एड्स। अब मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस, यानी जो HIV होता है, आपसे पूछा जाता है कि HIV कैसा वायरस है, यानी HIV वायरस है ये तो हमको पता है, लेकिन ये कैसा वायरस है? रेट्रोवायरस है। याद रखना जो HIV होता है ये रेट्रोवायरस है। तो आप सोचेंगे मतलब ये वायरस है, रेट्रोवायरस है, ऐसा कुछ। तो देखिए जो वायरस है इसका टाइप्स, एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें हम प्लांट किंगडम जब मैं आपको करवाऊंगी, जब पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पे बताऊंगी। जो मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखिए जो HIV है वो रेट्रोवायरस है, यानी यहाँ पे इसको जो जीनोम होता है वो RNA होता है। हैव एन इन्वेलप इंक्लोजिंग द RNA जीनोम, और यहाँ पे मतलब एक इन्वेलप भी होता है, एक लेयरिंग होती है, कवरिंग होती है, जो कि RNA जीनोम को क्या करती है? इनक्लोज करती है, उसको ढकती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले HIV का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए ये इस तरह से यहाँ पे क्या है?
ये इसकी कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं लिपिड इन्वेलप। क्यों? क्योंकि ये जो है लिपिड, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड का बना होता है, तो ये लिपिड इन्वेलप हो गया। और यहाँ पे आपको कुछ प्रोटीन्स के स्पाइक दिखेंगे इस तरह से। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन 120 यानी GP 120। और यहाँ पे देखिए दो कैप्सिड आपको दिखेंगे, एक ये और एक ये। एक को हम बोलते हैं प्रोटीन 17 यानी P17, एक को हम बोलते हैं P24। तो ये यहाँ पे मतलब जो रेट्रोवायरस है, सबसे पहले एक आउटर लेयरिंग है जिसको हम लिपिड इन्वेलप बोलते हैं। लिपिड इन्वेलप में ही कुछ प्रोटीन के स्पाइक लगे होते हैं जिसको हम GP 120 यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120 बोलते हैं। और इसके अंदर में दो कैप्सिड होते हैं, एक को हम बोलते हैं P17 और उससे भी अंदर एक कैप्सिड है जिसको हम बोलते हैं P24। तो इसको जो है आप याद रखना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसके अंदर में जो है 2SS RNA। SS क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। यहाँ पे आपको इस तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड RNA दिख रहा होगा, डबल स्ट्रैंडेड इस तरह से होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड ऐसे होते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे आपसे यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए जो है जो रेट्रोवायरस है या फिर HIV वायरस है वहाँ पे कितने स्ट्रैंडेड RNA होता है? तो याद रखना डबल स्ट्रैंडेड या फिर टू मतलब इनकी संख्या तो 2 होती है लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, डबल नहीं होता है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो गया? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और इनकी संख्या जो है वो 2 होती है। देखिए एक ये है, एक ये है, तो ये कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और अब यहीं पे देखिए एक एंजाइम लगा होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और यहाँ पे एक एंजाइम और लगा होता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेज। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेज। और एक यहाँ पे एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीएज। तो यहाँ पे कितने एंजाइम्स हो गए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज, यानी 3 एंजाइम्स हैं। और इनकी फंक्शनिंग क्या है इसको आगे हम अभी इसके मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मतलब ये जो एंजाइम्स हैं ये फंक्शन करते हैं अपने। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज। और यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई ह्यूमन सेल्स है तो यहाँ पे क्या होता है? T4 या फिर मतलब टी हेल्पर सेल यानी TS सेल। और क्या होते हैं? मैक्रोफेज। तो इन पे क्या लगे होते हैं? एक CD4 रिसेप्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? CD4 रिसेप्टर। और जब ये CD4 रिसेप्टर अगर मतलब मान लीजिए ये रेट्रोवायरस से यानी HIV वायरस से जो है बाइंड नहीं किया, जब तक CD4 रिसेप्टर HIV वायरस से बाइंड नहीं करेगा तब तक यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी डिसऑर्डर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये CD4 रिसेप्टर इस ग्लाइकोप्रोटीन 120 यानी GP 120 से यहाँ पे बाइंड करेगा तब यहाँ पे क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। तो याद रखना इन्फेक्शन कब होगा? जब ये CD4 और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों एक साथ मिलेंगे, दोनों एक साथ बाइंड करेंगे। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आया? तो यहाँ पे हमने क्या क्या बताया? सबसे पहले आउटर कवरिंग है जिसको हम लिपिड इन्वेलप बोलते हैं क्योंकि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड का बना है। यहाँ पे कुछ प्रोटीन के स्पाइक लगे होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120। उसके बाद यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी होता है जिनकी संख्या 2 होती है, यानी 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स लगे होते हैं जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज। और यहाँ पे देखिए कैप्सूल्स होता है P17 एंड P24। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। और जो मान लीजिए कोई ह्यूमन सेल है वहाँ पे क्या होता है? CD4 रिसेप्टर। जब CD4 रिसेप्टर जो है 120 मतलब GP 120 यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120 से बाइंड करता है तब यहाँ पे इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, यानी जो HIV इन्फेक्शन है इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो ये तो मतलब मोस्टली लोगों को पता होता है। तो देख लीजिए एक बार, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी जो मतलब मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसको HIV है, जिसको एड्स है, तो यहाँ पे क्या होगा? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर उसके साथ कोई बनाता है तो यहाँ पे क्या होगा? उसमें भी HIV हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, मान लीजिए मतलब कोई किसी को एक निडल से जो है इंजेक्शन लगाया गया और उसी से दूसरे को तीसरे को मतलब चेंज ना किया जाए। तो मान लीजिए सबसे पहले जिसको इंजेक्शन लगाया गया उसमें क्या है? HIV है, मतलब वो HIV इन्फेक्टेड है और उसके ब्लड के कांटेक्ट में वो
जो है इंजेक्शन आया, फिर वो दूसरे लोगों को लगाया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, वो कंटामिनेटेड जो ब्लड है जिसमें HIV है वो तो सब में फैल जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। और यहाँ पे थर्ड क्या है, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, जो अभी हमने आपको बताया कि मतलब नीडल को, कोई भी इन्फेक्टेड नीडल है उसको शेयर करना, यानी कई लोगों को वही सेम इंजेक्शन लगाना है। इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स एब्यूज। अब यहाँ पे देखिए, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, मान लीजिए कोई मदर है जिनमें एड्स है या HIV है, तो उनके बच्चे में भी वो जो है ट्रांसमिट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। अब यहाँ पे देखिए, पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड, यानी मतलब कैसे लोगों में ये ज़्यादातर होने के चांसेस हो सकते हैं, तो मतलब ऐसे लोग जो कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं, यानी कई लोगों के साथ में वो मतलब सेक्सुअल अपना एक्टिविटी करते हैं। ड्रग्स एडिक्ट, यानी जो कि ड्रग एडिक्ट होते हैं जो लोग, उनमें भी जो है ये होने का खतरा होता है। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिपीटेडली, मान लीजिए किसी को मतलब ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए ब्लड कैंसर है, तो यहाँ पे क्या होता है, उनका मतलब ब्लड बहुत जल्दी चेंज किया जाता है, तो इस केस में भी क्या होता है, मतलब HIV होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इंडिविजुअल हु रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिपीटेडली, यानी जल्दी उनके ब्लड को चेंज करना पड़ता है, तो उनमें भी जो है HIV होने का खतरा बढ़ जाता है। नॉट स्प्रेड बाई मियर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी ऐसा नहीं है अगर किसी को एड्स हो गया तो उसको अलग थलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एड्स जो है वो टच करने से नहीं फैलता है, यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट से एड्स जो है वो नहीं फैलता। स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड, यानी बॉडी फ्लूइड के थ्रू जो है HIV फैलता है, ना कि फिजिकल टच, यानी हैंड शेक करने से जो है HIV नहीं फैलता। लेकिन हाँ, अगर बॉडी फ्लूइड जो है कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो फैलेगा। इम्परेटिव, नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी, तो मतलब इन लोगों को जो है, अगर किसी को भी एड्स या HIV है तो उनको जो है फैमिली या सोसाइटी से अलग नहीं करना चाहिए, आइसोलेट नहीं करना चाहिए। टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम पीरियड वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ टू मेनी ईयर्स, यानी ये यहाँ पे ये बोल रहा है, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, तो आज अगर उसको एड्स हुआ है तो उसके सिम्टम जो है कई सालों बाद, यानी बहुत कम केस होता है कि कुछ मंथ में दिख जाए, तो यहाँ पे 5 से 10 साल लग जाते हैं उसके सिम्टम को दिखने में। तो अगर किसी को आज एड्स है तो उसको 5 से 10 साल बाद उसके सिम्टम जो है दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है अगर आज किसी को, जैसे हमको आज जुकाम हुआ तो हमको पता चल जाता है कि मतलब यहाँ तक कि जुकाम होने वाला रहता है तो भी पता चल जाता है, गले में खराश, ये सारी चीज़ें, तो हम समझ जाते हैं हमको जुकाम होने वाला है। लेकिन एड्स के केस में क्या है, अगर एड्स हो भी गया तो वो 5 से 10 साल लग जाएंगे वहाँ पे उसको, उसके सिम्टम को देखने में, उसको जानने में। अब यहाँ पे देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ HIV, यानी किस तरह से जो है इसकी फंक्शनिंग होती है। तो एक बार ये जो फिगर है ये NCERT का है, ध्यान से देखिए, बहुत ही छोटा सा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रेट्रोवायरस यानी HIV, वायरल प्रोटीन कोट, इनके ऊपर क्या होता है, वायरल प्रोटीन कोट होता है। मैं आपको सिंपली समझाती हूँ क्या होता है। देखिए, हमने आपको ये बताया, जो रेट्रोवायरस है, जो HIV वायरस है, उस पर क्या होता है GP120, और जो ह्यूमन सेल है उनमें क्या होता है CD4 रिसेप्टर, यानी उनका जो TH या फिर T4 सेल है वहां पे क्या होता है CD4 रिसेप्टर होता है। तो जब वो CD4 रिसेप्टर GP120 के कांटेक्ट में आएगा, जब दोनों एक दूसरे के साथ में मतलब कांटेक्ट में आएंगे, तब यहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, ये है GP120, और ये जो है ह्यूमन सेल के CD4 रिसेप्टर से क्या किया, कंबाइन किया। तो यहाँ पे क्या है, कैप्सिड ऑफ बोथ प्रोटीन इंटर इन सेल। अब यहाँ पे जब दोनों कंबाइन किए तो हमारे सेल के अंदर में इनकी एंट्री हुई, यानी ये हमारे सेल के अंदर में घुस गए। ये जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये है सेल, और इस सेल के ये अंदर में आ गए। तो जब ये अंदर में आए तो यहाँ पे क्या होगा, तो अभी हमने आपको बताया जो मतलब यहाँ पे 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था, उस पर क्या लगे हुए थे, एंजाइम्स लगे हुए थे। तो अब यहाँ पे क्या देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है RNA, तो इस RNA पे एक तो लगा हुआ है प्रोटीएज एंजाइम, एक लगा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, 1 मिनट, यहाँ देखिए,
ये क्या है, हमारा आरएनए है, तो इसके पास 2 एंजाइम है, हालांकि 3 एंजाइम है, लेकिन अभी देखिए किस तरह से इनकी फंक्शनिंग हो रही है। तो अब जो है दोनों की कैप्सिड हमारे सेल में इंटर करी। अब यहाँ पे जो ये आरएनए है, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, वहां पे एक एंजाइम है प्रोटीएज, एक है यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जो ये प्रोटीएज है ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, वो जो वहां पे प्रोटीन है जो कैप्सिड है उसका ब्रेक डाउन करेगा, यानी ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा, और फिर डीएनए पे लगा हुआ होगा यहाँ पे क्या, इंटीग्रेज। जो इंटीग्रेज है वो क्या करता है, वो डीएनए को ह्यूमन के सेल, मतलब ह्यूमन सेल के डीएनए से क्या करेगा, ऐड कराएगा। तो ऐड डीएनए प्लस सेल डीएनए, यानी ह्यूमन के डीएनए को उस डीएनए से क्या करेगा, ऐड करवाएगा। कौन, इंटीग्रेज, उसका नाम ही क्या है, इंटीग्रेज, यानी इकट्ठा करना, समाहित करना, समावेश करना, इस तरह से। तब यहाँ पे क्या होगा, जब वो डीएनए और ह्यूमन का डीएनए दोनों आपस में मिल जाएंगे, तब यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्टेड सेल। और ये जो इन्फेक्टेड सेल है फॉर्म आरएनए, ये क्या फॉर्म करेगा, आरएनए फॉर्म करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, न्यू वायरसेस प्रोड्यूस, और मतलब फिर से यहाँ पे क्या होगा, न्यू वायरस प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स, और ये फिर से किसी अदर सेल को इन्फेक्ट करने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे यही हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो है आरएनए है, आरएनए पे 2 यहाँ पे प्रोटीन लगे हैं, प्रोटीएज जो कि इनके प्रोटीन को तोड़ देगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। डीएनए पे लगा हुआ यहाँ पे इंटीग्रेज, ये जो इंटीग्रेज है ये डीएनए को प्लस ह्यूमन डीएनए को क्या करेगा, ऐड करेगा, और फिर से यहाँ पे बनाएगा आरएनए। और ये जो आरएनए है फिर से किसी सेल को, मतलब यहाँ पे न्यू वायरस प्रोड्यूस करेगा जो कि फिर से किसी सेल को इन्फेक्ट करने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात याद रखना, जैसे हमने पढ़ा ना ह्यूमन के केस में, यहाँ पे क्या क्या है, CD4 या फिर T4 या फिर TH सेल है, और यहाँ पे क्या है, CD4 रिसेप्टर है, और इसके साथ साथ TH T4 के साथ साथ क्या है, माइक्रोफेज। ये जो माइक्रोफेज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, HIV फैक्ट्री, HIV फैक्ट्री, बिकॉज कांट बर्स्ट। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो TH4 या TH सेल था वो क्या हो जाता है, वो बर्स्ट हो जाता है, वो फट जाता है। लेकिन जो मैक्रोफेज होता है वो बर्स्ट नहीं होता, वो फटता नहीं है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, HIV फैक्ट्री, क्योंकि ये जो है फटता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए NCERT में एक लाइन लिखी हुई है, इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। यानी मान लीजिए जो वायरस था वो रेप्लिकेट कर रहा है, यानी वो अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो इन्फेक्टेड सेल है वो सरवाइव कर सकता है। तो ऐसा कौन सा सेल है, वो है माइक्रोफेज। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, HIV फैक्ट्री। यानी HIV इसके अंदर में तो है, लेकिन ये फिर भी जो है माइक्रोफेज सरवाइव कर रहा है क्योंकि वो बर्स्ट नहीं हुआ है। तो आई होप इसका मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, यानी एड्स के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, तो वो होता है एलिशा। तो याद रखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका फुल फॉर्म याद रखना, पूछा जा सकता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे क्या है, एलिशा का फुल फॉर्म। कंफर्मेशन टेस्ट जो है यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सारी चीजें, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, ये सारी चीजें जो है हम बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो अभी के लिए बस इतना याद रखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और कंफर्मेशन टेस्ट जो है यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो होता है। अब यहाँ पे देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। यानी अगर हम बोलें कि अगर हम एड्स का जो है ट्रीटमेंट करेंगे तो किसके थ्रू होता है, रेट्रोवायरस के थ्रू। तो यहाँ पे उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, यानी जो उसके एंटी, यानी जो उसके विरोध में काम करे। लेकिन वो क्या होता है, पार्शली इफेक्टिव होता है, यानी पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होता है। कैन ओनली प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ पेशेंट बट कांट प्रिवेंट डेथ। यानी ये जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग होते हैं ये पेशेंट के लाइफ को 1-2 साल बढ़ा सकते हैं, यानी उसको अगर वो आज मरने वाला है तो वो 1-2 साल और जिंदा रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो मतलब पूरी तरह से उसको ठीक कर दे और वो आदमी जो है वो मतलब
5 से 10 साल 20 साल अपना जिए आगे, ऐसा नहीं होता। वो डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी लाइफ को जो है 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर इतना तो कर सकता है। विच इज इनएविटेबल। अब यहाँ पे देखिए ड्रग्स का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, AZT इसको हम बोलते हैं। तो याद रखना, जैसे अगर हम यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर देंगे तो उसका प्रोसेस आगे होगा ही नहीं, तो यहाँ पे मतलब वो क्या होगा, वो थोड़े समय के लिए रुक जाएगा। और या फिर यहाँ पे एक ड्रग क्या है, प्रोटीएज इनहिबिटर, जो कि प्रोटीएज को इनहिबिट कर देगा। इसको हम बोलते हैं रिटोनावायर। तो इसको जो है आप याद रख लेना कि मतलब एड्स में कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और प्रोटीएज इनहिबिटर। इसको हम AZT और इसको हम रिटोनावायरस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा खत्म होता है एड्स किसके थ्रू होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम देख लिए। एक बार इसको भी देख लीजिए, सिम्टम, मतलब इसके सिम्टम क्या होते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना कि इसके सिम्टम जो है 5 से 10 साल बाद आते हैं, तो इसके सिम्टम क्या होते हैं ये देखिए। द पर्सन सफर्स फ्रॉम बॉट ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस, यानी ये सारे उसके सिम्टम होते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब फीवर होता है, डायरिया होता है, वेट लॉस होने लगता है। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, यानी जो TH लिम्फोसाइट सेल है वो क्या होता है, उसकी नंबर जो है डिक्रीज होने लगती है। द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दोज ड्यू टू बैक्टीरिया, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई, इवन पैरासाइट लाइक टोक्सोप्लाज्मा। तो यहाँ पे ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा, देखिए, ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, यानी जब जो है टी लिम्फोसाइट का जो नंबर है वो डिक्रीज होने लगता है। वैसे देखिए, जो एक नॉर्मल ह्यूमन होता है उनमें होता है 1200 पर मीटर क्यूब, सॉरी, ये मतलब इस तरह से यहाँ पे मतलब टी हेल्पर सेल का जो होता है वो नंबर होता है। लेकिन जब इनका नंबर डिक्रीज होने लगता है, और डिक्रीज होके कितना हो जाता है यहाँ पे, लेस देन 200 पर एम क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने लगते हैं। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे ये देखिए, द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस, यानी जैसे ही टी लिम्फोसाइट की संख्या जो होती है, TH की संख्या जो है कम होने लगती है, तो यहाँ पे जो पर्सन है वो बहुत सारे जो है इन्फेक्शंस उसको होने लगते हैं। जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं माइकोबैक्टीरियम, यानी मतलब यहाँ पे ये इन्फेक्शन हो सकता है, यानी टीबी हो सकती है, वायरसेस, बहुत सारे वायरस अफेक्ट कर सकते हैं, फंजाई अफेक्ट कर सकती है, इवन पैरासाइट जिसको हम बोलते हैं टॉक्सोप्लाज्मा, ये सारी चीज़ों से वो इन्फेक्ट हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये सारी इन्फेक्शन उसको हो सकती हैं। तो देखिए, जैसे ही मतलब टी लिम्फोसाइट की संख्या कम होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब और भी जो पैथोजन है वो देखते हैं कि इसका इम्यून सिस्टम जो है वीक होने लगता है, मतलब वीक हो रहा है, तो वो लोग इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं और उसको इन्फेक्शन मतलब कराते हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो इसको जो है आप याद रखना। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, सिम्टम में सबसे पहले उसको मतलब बहुत सारे फीवर, डायरिया, वेट लॉस, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, और उसकी टी लिम्फोसाइट जो है उसकी संख्या कम होने लगती है, और संख्या कम होने की वजह से यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, यानी बहुत मतलब अलग अलग पैथोजन जैसे माइकोबैक्टीरियम, पैरासाइट में टॉक्सोप्लाज्मा, फंजाई, ये सारी चीज़ें उसको इन्फेक्ट करने लगती हैं। और संख्या कितना कम हो जाता है, देखिए इतना, यानी इससे जो है कम हो जाए। तो नॉर्मल ह्यूमन सेल में हमने आपको बताया नंबर ऑफ TH सेल 1200 पर mm क्यूब। और नाको, एक बात याद रखना, NACO नाको, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये है मतलब लोगों को एजुकेट करने के बारे में, मतलब एड्स के बारे में लोगों को बताया जाए कि एड्स क्या है, किस तरह से फैलता है, मतलब उनसे ये सब बोला जाए कि जो है आप जो है इन्फेक्टेड नीडल ना यूज़ करें और मल्टीपल सेक्स पार्टनर ना रखें। ये सारी चीज़ों के बारे में उनको अवेयर करना, ताकि वो जो है एड्स जैसे बीमारी से जो है बच सकें, इस सिंड्रोम से जो है वो बच सके। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स क्या होते हैं।
तो देखिए ड्रग्स में सबसे पहले जो है 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है साइकोट्रोपिक, एक होता है साइकेडेलिक। क्या होता है? साइकोट्रोपिक और साइकेडेलिक, साइकोट्रोपिक साइकेडेलिक। तो ड्रग्स में जो साइकोट्रोपिक है ये क्या होता है? मूड अल्टरिंग, और जो साइकेडेलिक है वो क्या होता है? वो जो है हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाता है। हेलुसिनोजेनिक मीन्स क्या होता है? जब हमको 1 का 4 दिखने लगे, मतलब कोई एक ही व्यक्ति है लेकिन वो हमको 4 दिखे, यानी हम भ्रमित हो रहे हैं, हेलुसिनेट हो रहे हैं, इस तरह से। और साइकोट्रोपिक क्या करता है? हमारे मूड को अल्टर करता है, मूड अल्टरिंग होता है ये। मतलब अगर आपको कोई दुख का एहसास हो रहा है तो आप जब उसको लेंगे उस ड्रग को, तो आपको एक सुखद अनुभव होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ड्रग्स को बढ़ावा नहीं देना है। ड्रग्स के कितने खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी देखेंगे। तो जो है ड्रग्स किसी भी हालत में लेने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्रग्स लेंगे तो आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की वो सारी जो है रुक जाएंगी। फिर आप ड्रग्स पे क्या हो जाएंगे? मतलब ड्रग्स पे डिपेंड हो जाएंगे और आप उसके जो है एडिक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो साइकोट्रोपिक है यानी जो मूड ऑल्टरिंग ड्रग है उसमें क्या क्या आता है? ट्रैंक्विलाइजर, ओपियोइड, स्टिमुलेंट। और जो साइकेडेलिक है यहाँ पे क्या क्या आता है? कैनाबिनॉइड, धतूरा जिसको हम एट्रोपा बेलाडोना बोलते हैं, और LSD, यानी ये जो है सिंथेटिक ड्रग है। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल अभी याद रखिए, कौन सा साइकोट्रोपिक है, कौन सा साइकेडेलिक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो देखिए जो साइकोट्रोपिक है याद रख लेना, टॉस, TOS, टॉस, ये इसका जो है एग्जाम्पल है। बाई चांस पूछा जाता है तो आप इस तरह से जो है बता पाएंगे। अब सबसे पहले इनकी जो है, सबसे पहले देखिए ट्रैंक्विलाइजर क्या है। तो इनके जो है वो देखना हमको कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये इनको लेने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, बस ये थोड़ी थोड़ी सी बातें हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो ट्रैंक्विलाइजर होते हैं वो एनेस्थेटिक होते हैं, यानी बेहोश करने वाला। और ये क्या करते हैं? इंक्रीज ट्रैंक्विलिटी यानी कॉमनेस एंड रिलैक्सेशन, यानी जब इस ड्रग को कोई लेगा तो वो बिल्कुल कॉमनेस एंड रिलैक्स फील करेगा। और ये कैसे होते हैं? डिप्रेसेंट होते हैं, स्लीपिंग ड्रग होते हैं, यानी स्लीप कॉज करते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या होता है? बेंजोडायाजिपिन। क्या होता है? बेंजोडायाजिपिन, जिसको हम वेलम बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है? यूज इन एंग्जाइटी, इंसोम्निया, साइजोफ्रीनिया, यानी अगर किसी को एंग्जाइटी हो रही है तो जो है यहाँ पे वो लेते हैं। इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी में, और मतलब साइजोफ्रीनिया, जैसे आपने वो मूवी देखा होगा भूल भुलैया, तो उसमें जो मंजूलिका रहती है वो मतलब अपने एक हाथों से ही बेड को उठा देती है। तो यहाँ पे क्या होता है? उसको हम बोलते हैं साइजोफ्रीनिया। तो इस केस में उसको रिलैक्स करने के लिए, कॉम करने के लिए ये जो है ट्रैंक्विलाइजर का यूज किया जाता है। यहाँ पे मतलब बेंजोडायाजिपिन यानी वेलम उसको दिया जाता है। इसका मैकेनिज्म क्या है? ये जो है हमारे ब्रेन में गाबा को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। तो इंक्रीज गाबा इन ब्रेन, इसको याद रखना। और यहाँ पे क्या है? एक बार्बिटूरेट, यानी इसका एक एग्जाम्पल हो गया बेंजोडायाजिपिन, एक हो गया बार्बिटूरेट। तो ये 2 एग्जाम्पल ट्रैंक्विलाइजर में आप जो है याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे ओपियोइड क्या होता है? ये जो है नार्कोटिक्स होते हैं, यानी नशीले पदार्थ होते हैं। सीडेटिव एंड डिप्रेसेंट, यानी रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। एनाल्जेसिक होते हैं, यानी पेन किलर होते हैं। यूफोरिएंट, यानी सुखद एहसास कराने वाले होते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? ये जो है बहुत पूछा जाता है कि ओपियोइड प्राप्त कहाँ से किए जाते हैं। तो याद रखना, पैपेवर सोमनीफेरम यानी ओपियम पोपी, जिसको हम बोलते हैं, मतलब इसके लेटेक्स से जो है प्राप्त किया जाता है। और ये जो है कंटेन 20 एल्केनॉइड्स। तो इसको याद रख लेना, जो ओपियोइड है वो यहाँ पे 20 एल्कोनाइड उसमें पाए जाते हैं। इसका जो एक मतलब फिगर होता है कुछ इस तरह से होता है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ ओपियम पोपी। तो यहाँ पे इसके क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? मॉर्फिन जो होता है ये मेन होता है। तो मॉर्फिन जो होता है ये कैसा होता है? एनाल्जेसिक, यानी जो है पेन किलर होता है। रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ब्रेन एंड गट, इसके रिसेप्टर हमारे ब्रेन और गट में प्रेजेंट होते हैं। अब जब हम मॉर्फिन का मेथाइलेशन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? कोडीन क्या बनता है? कोडीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेथिल मॉर्फिन। और ये कहाँ पे यूज होता है? यूज इन कफ सिरप, यानी कफ सिरप में यूज किया जाता है किसका? मेथिल मॉर्फिन का।
अब उसके बाद देखिए, अगर हम कोडीन का एसाइलेशन करवा देते हैं, एसाइलेशन नहीं, एसिटिलेशन, इसको हम बोल सकते हैं एसिटाइलेशन, तो माफ करना। तो जो कोडीन होता है, अगर हम इसका एसिटाइलेशन करवा देते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, हेरोइन। क्या बनता है, हीरोइन नहीं, हेरोइन। क्या बनता है, कोडीन का जब हम एसिटाइलेशन करवाते हैं तो यहाँ पे हेरोइन बनता है, जिसको हम बोलते हैं डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब हम इसकी मतलब इसको जो है और भी जब यहाँ पे हम उसके मॉर्फोलॉजी को चेंज करते हैं तो जो यहाँ पे क्या बनता है, स्मैक। क्या बनता है, स्मैक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हेरोइन, प्रोड्यूस फ्रॉम हेरोइन। और जो स्मैक होता है ये क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टल्स बिटर एंड ऑर्डरलेस। यानी जो स्मैक होता है एक तो व्हाइट क्रिस्टल के रूप में होता है, बिटर होता है यानी कड़वा होता है, ऑर्डरलेस यानी जो है गंधहीन होता है, और प्रोड्यूस फ्रॉम हेरोइन यानी ब्राउन शुगर टेकन बाय स्नोटिंग एंड इंजेक्शन। यानी ये जो स्मैक है या हेरोइन्स है, इन सारी चीज़ों को मतलब लिया कैसे जाता है, जो स्मैक है इसको लिया कैसे जाता है, लेने का मतलब जैसे हम बोल रहे हैं ना ये ड्रग है, तो इनको अगर कोई खा लेगा तो फिर तो वो तुरंत के तुरंत मर जाएगा। तो यहाँ पे उसका जो लेने का तरीका है वो है, मतलब मान लीजिए कोई सा एक पेपर है आपके पास, उस पेपर को मतलब आपने मतलब बीड़ी या सिगरेट ये सारी चीज़ें देखी होंगी, तो वहाँ पे देखिए उसको किस तरह से जो है पतला सा ऐसे बना देते हैं इस तरह से। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने जो है स्मैक को भर दिया, क्या किया, स्मैक को इसमें भर दिया। उसके बाद यहाँ से जो है वो धीरे धीरे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मतलब उसको सूंघते रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्नोट करना, यानी सूंघना, सूंघ के लेते हैं। और जब वो उसको सूंघते रहते हैं तो उनको बहुत ही सुखद एहसास होता है, और धीरे धीरे अगर वो मतलब डेली बेसिस पे कोई इसको करता रहता है फिर वो इसका क्या हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है। और अगर किसी दिन उसको ये ना मिले तो वो एकदम मतलब पागल सा हो जाता है कि मतलब उसको वो चाहिए ही चाहिए। तो ड्रग्स जो होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं। तो हमने आपको क्या बताया, डेरिवेटिव्स ऑफ ओपियम पॉपी में सबसे पहले मॉर्फिन, जो मॉर्फिन होता है वो एनाल्जेसिक होता है यानी पेन किलर होता है, इसके रिसेप्टर हमारे ब्रेन और गट में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मॉर्फिन का मेथाइलेशन कर देते हैं तो यहाँ पे कोडीन बनता है जिसको हम मेथिल मॉर्फिन बोल रहे हैं, और ये यूज होता है कफ सिरप में। अगर कोडीन का एसिटाइलेशन कर दिया जाता है तो हेरोइन बनता है, जहाँ पे हम बोलते हैं डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। उसके बाद हम यहाँ पे इसको और प्रोसेस करते हैं हेरोइन को, तो यहाँ पे बनता है स्मैक जो कि प्रोड्यूस होता है हेरोइन से, ये हमने आपको बताया। तो ये जो स्मैक होते हैं ये व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, बिटर होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं यानी गंधहीन होते हैं। और ये जो इनको लेने का जो तरीका है वो है स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, यानी वो सूंघ सूंघ के उसको लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टिमुलेंट में क्या क्या है, यहाँ पे एक है कोकाइन, एक है टोबैको, एक है एम्फीटामिन। क्या है, एम्फीटामिन। तो स्टिमुलेंट में क्या क्या आते हैं, कोकाइन, टोबैको, एम्फीटामिन। जो कोकाइन है जिसको हम कोक या फिर क्रैक भी बोलते हैं, ये आइसोलेट किया जाता है कोका प्लांट से। कहाँ से, कोका प्लांट से, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोजाइलम कोका, इरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका, यानी ये साउथ अमेरिका का प्लांट है कोको प्लांट, वहाँ का मतलब नेटिव है। टेकन बाय स्नोटिंग, इसको भी हम कैसे लेते हैं, स्नोटिंग के थ्रू यानी सूंघ के। इम्फोर्बियंट यानी ये भी मतलब सुखद एहसास कराने वाला होता है। एनर्जी को इंक्रीज करता है। एक्सेसिव डोज इसका क्या करता है, हेलुसिनेशन कॉज करता है, यानी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोकाइन ले लिया जाए तो यहाँ पे हेलुसिनेशन होने लगता है यानी भ्रम होने लगता है। और ये क्या करते हैं, कोकाइन जो है स्टिमुलेट करता है सीएनएस बाय इंटरफेरोन विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन, यानी ये डोपामीन के थ्रू जो है हमारे सीएनएस को इंटरफेरोन्स के द्वारा जो है स्टिमुलेट करने का काम करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टोबैको, निकोटीन एल्केनॉइड प्रेजेंट, यानी जो टोबैको हो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, निकोटीन एल्केनॉइड प्रेजेंट होता है। टेकन बाय स्मोक्ड, च्यूड एंड स्नफ, यानी इनको सूंघ के भी लिया जाता है,
च्यूड किया जाता है यानी चबाया भी जाता है स्मोकिंग के थ्रू, यानी जैसे हम बीड़ी जो पीते हैं जो लोग, उसको स्मोकिंग करना, यानी इन सब के थ्रू जो है टोबैको को लिया जाता है। स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड, ये जो टोबैको हो वो क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा ड्रग है जो एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, तो याद रखना टोबैको। ये रिलीज करता है एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन, यानी जो एड्रीनल ग्लैंड है जब वो स्टिमुलेट होगा तो क्या यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और ब्रीदिंग रेट को भी इंक्रीज करने का काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है इंक्रीज करता है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। और यहाँ पे देखिए एसोसिएटेड विथ माउथ कैंसर, यानी जो टोबैको है वो माउथ कैंसर से एसोसिएटेड होता है। स्मोकिंग क्या करता है, इंक्रीज सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड, तो इसके थ्रू क्या हो जाता है, लंग कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप याद रखना। आगे देखिए क्या है, एम्फीटामिन। एम्फीटामिन क्या है, सिंथेटिक ड्रग है, सुपरमैन ड्रग है, एंटी स्लीप ड्रग है, इंक्लूड इन डोप टेस्ट। तो ये जो है इनके छोटे छोटे से जो करेक्टरिस्टिक हैं इसको जो है आप याद रख लेना। यहाँ से बहुत ज़्यादा ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जो जितना आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो एम्फीटामिन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ड्रग है जो कि सिंथेटिक ड्रग है, सिंथेटिक ड्रग का नाम बताइए, तो एम्फीटामिन। तो सबसे पहले क्या याद रखोगे, सिंथेटिक ड्रग है। एंटी स्लीप ड्रग कौन है, एम्फीटामिन। सुपरमैन ड्रग किसको बोलते हैं, एम्फीटामिन। और डोप टेस्ट में कौन इंक्लूड होता है, एम्फीटामिन। उसके बाद देखिए कैनाबिनॉइड्स, ये क्या करता है, हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट जो है शो करता है। इसके रिसेप्टर जो है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और इसको आइसोलेट किया जाता है कैनाबिस सटाइवा प्लांट से। और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मैरिजुआना जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है डेल्टा 9 THC यानी टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड्स यानी THC। अब यहाँ पे देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, मैरिजुआना, भांग, गांजा, चरस, हशीश, ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे, ये हैं कैनाबिनॉइड्स के एग्जाम्पल। तो याद रखना मैरिजुआना में एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, डेल्टा 9 THC, और यहाँ पे ड्राइड फ्लावर इसके यूज किए जाते हैं। भांग में जो है फ्रेश लीव्स यूज किए जाते हैं। गांजा में फीमेल इन्फ्लोरेसेंस यूज किया जाता है और चरस में रिसोनस एक्सट्रैक्ट यहाँ पे किया जाता है, रेसिनोस। उसके बाद देखिए लिसर्जिक एसिड डाईएथिलामाइड यानी LSD, लिसर्जिक एसिड डाईएथिलामाइड LSD, इसका फुल फॉर्म जो है आप याद रख लेना इसको। और ये भी क्या होते हैं, सिंथेटिक हेलुसिनोजन दिखाते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम, ये ऑप्टेन नहीं है, ऑब्टेन फ्रॉम इर्गोट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस, यानी जो LSD है वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, तो याद रखना क्लेविसेप्स एंड परप्यूरिया से ये जो है प्राप्त किए जाते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप याद रखना। और यहाँ पे देखिए हमने भांग वो धतूरा देखा था, तो धतूरा तो यहाँ पे बेलाडोना एट्रोपा बेलाडोना जो है इस प्लांट से जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, बस यही पूछा जाएगा किससे एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कहाँ से इसको निकाला जाता है, एट्रोपा बेलाडोना। LSD जो है सिंथेटिक है, इनके एग्जाम्पल, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आप याद रख लेना। इससे ज़्यादा डायरेक्ट में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, अपना कमेंट अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देना मत भूला करिए। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।